आइए सिंटैक्स के जो है रूल्स और एग्जाम्पल देखते हैं। अरिहंत प्रकाशन से लिया गया है आपके जो है अरिहंत क्वेश्चन बैंक। देखिए सिंटैक्स माने होता क्या है, वाक्य रचना, ठीक है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वाक्य जो वाक्य संशोधन जिसको कह सकते हैं दूसरी हिंदी, ठीक है ना। इसमें वाक्य की रचना किया जाएगा, वाक्य को संशोधन किया जाएगा, तो वाक्य रचना या वाक्य संशोधन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। परीक्षा में देखिए 3 सेंटेंस दिए होते हैं जिनमें अशुद्धियाँ होती हैं। इनमें एक MCQs के रूप में होता है तथा बाकी के 2 में से किसी एक को सही करके लिखना होगा। 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ गए क्लास 12 में, 12-1-11, तो जिसमें अशुद्ध रहेंगे। एक MCQ के रूप में रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, कौन सा सही है वो बताना पड़ेगा। और बाकी 2 दिया रहेगा कि 2 में से किसी एक को कहा जाएगा सही करके लिखिए। 2 वाक्य दे दिया जाएगा, कह देगा कोई एक जो आ रहा हो आपको उसको सही ढंग से लिखो, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं इंटरमीडिएट में इसके लिए। तो चलिए पहले इसके लिए रूल्स देखेंगे, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि डिटेल में तो हम आपको एक्सीलेंट ग्रामर से पढ़ा ही चुके हैं, वीडियो भी अपलोड किए हैं। इसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट रूल्स जो मेन है वही बता के एक्सरसाइज बताया जाएगा। सेंटेंस के सही आर्डर को सिंटैक्स कहते हैं। आर्डर माने क्रम, सही आर्डर को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। एक सेंटेंस में शब्दों को यदि सही आर्डर में नहीं रखा जाता तो उसका कोई उचित अर्थ नहीं होता। वाक्य का सामान्य सिंटैक्स इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट होगा। कंप्लीमेंट माने पूरक होता है, एडवर्ब वगैरह जो उसमें रहते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन। तो कोई भी वाक्य रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, असर्टिव सेंटेंस रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, फिर वर्ब मतलब मेन वर्ब लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और कंप्लीमेंट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कंप्लीमेंट आ जाता है। अब वही चीज़ अगर प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगी, सेकंड टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इतना ही करना है। और वहीं इंपरेटिव है तो भाई वर्ब से शुरू हो जाएगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ये छिप जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, मेन वर्ब से शुरू हो जाएगा। बस यही सब होते हैं। बाकी लेट्स वाले हैं तो लेट से शुरू हो जाएगा। परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर बार ऊपर दिया गया सिंटैक्स ही सही अर्थ प्रदान करे और हम इसे हमेशा प्रयोग करें। कुछ और नियम जो सिंटैक्स में प्रयोग में आते हैं, जिनके अंतर्गत सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को सम्मिलित किया जाता है। आइए उनके विषय में संक्षेप में जानें। मतलब कोई जरूरी नहीं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट रहेगा, कुछ और भी उसके नियम हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से उन नियमों को हम जानेंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि पहले हम क्या लिखेंगे, कौन सा शब्द लिखेंगे और किस हिसाब से वर्ब वगैरह लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सिंगुलर सब्जेक्ट, पहला रूल कर रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर, नार, एज वेल एज से जुड़े सब्जेक्ट ईच, एवरी, मेनी, ए हिसिंग साउंड, हिसिंग मतलब हिस्कार की इसमें ध्वनि आती है, सीटी की ध्वनि आती है, वाले नाउन्स, हिसिंग साउंड वाले नाउन्स में जैसे उदाहरण के लिए जैसे न्यूज़, मीजल्स, जिसमें यस आ रहे हैं, ठीक है ना, लास्ट में सा की आवाज़ आ रही है, सिस्कार की ध्वनि आ रही है, उसको हिसिंग साउंड कहते हैं। हिसिंग माने सिस्कार में। न्यूज, मम्स, मीजल्स, ड्राट्स, बिलियर्ड्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, यानी या सिंडिक नाउन, ठीक है ना, इनके अंत में ऐसा। क्वांटिटी माने से मात्रा जो बताने वाले हैं, जो एक निश्चित परिमाण बताती है, परिमाण मतलब वही मात्रा या परिमाण। एंड से जुड़े 2 सब्जेक्ट जो एक ही नाउन को इंडिकेट करते हैं। नन, ए, एन, ए या एन आदि के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जैसे आइदर आर, नाइदर, नार से 2 सब्जेक्ट जुड़े हों, एज वेल एज से किसी से जुड़े हों, लेकिन दोनों सब्जेक्ट एक वचन के हों, या ईच, एवरी, मेनी, ए इन सभी से हो, या यस इंडिंग जो है, मतलब जो यहाँ नाउन दिए हैं यस इंडिंग कुछ, इन सभी के साथ आपको यह बात ध्यान देना कि वर्ब हमेशा एक वचन की लगाना है, ठीक, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। पेपर में बहुवचन की लगाएगा तो आपको एक वचन करना पड़ेगा। जैसे आइदर राम आर हरी इज ए थीफ, या तो राम या हरी चोर है, तो यहाँ आइदर आर से देखिए जुड़ा गया, राम भी एक वचन है, हरी भी एक वचन है, तो इज आपका लग गया। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स में यस है ना, हिसिंग साउंड आ रहा है, विषय का नाम है तो इसके साथ इज लगा। 50 माइल्स माने 50 मील, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी, तो यह दूरी बताने वाली चीज़ें, माइल्स 50 माइल्स में 50 मील की दूरी है, तो दूरी समय, वजन और दूरी, स्थान, समय और वजन और दूरी, हाँ, ये सभी बताने वाली चीज़ों के साथ भी हम एक वचन की वर्ब लगाते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट कब लगाते हैं बहुवचन की वर्ब, देखो
एंड से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट जो दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन के लिए हैं, बोथ जोड़े में आने वाले नाउन्स जैसे, ठीक है, एंड से जुड़ने वाले सब्जेक्ट जो दो अलग अलग प्रोनाउन के लिए हैं, जैसे बोथ, जैसे बोथ के साथ एंड आ जाता है। तो अब जोड़े में आने वाले नाउन जैसे अनल्स, स्पेक्टिकल्स, टांग्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, थैंक्स, टाइडिंग्स। अब यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, अभी तक यस इंडिंग साउंड नाउन बताए थे एक वचन में, लेकिन यहाँ कुछ यस इंडिंग नाउन है लेकिन वो बहुवचन में। बोथ मतलब बोथ जोड़े, यानी दोनों मतलब जोड़े रहते हैं, जोड़े में रहते हैं वो, ठीक है, तो उनको हम बहुवचन मान लेते हैं। इसमें कुछ पहनने के वस्त्र या औजार वगैरह भी आते हैं। तो जो मतलब जैसे देखिए अनल माने, ठीक है, इतिहास होता है, वृत्त लेखा वृत्ति होता है। स्पेक्टिकल्स माने चश्मे होते हैं। टांग्स, जैसे चश्मे में दो पार्ट होते हैं, दो शीशे होते हैं, दो टांग्स में चिमटे में दो पार्ट हैं, एक है। सीजर्स माने कैंची के दो पार्ट एक रहते हैं। ट्राउजर्स पहनने के वस्त्र हैं, तो दो मतलब उसमें भी टांगे रहती हैं, तो दोनों को बनाया जाता है, तो एक में ट्राउजर बना दिया जाता है, ठीक है। तो थैंक्स भी बहुवचन में आता है, टाइडिंग्स भी बहुवचन में आता है। ये सभी को आपको याद रखना है कि इनके साथ आपको नाउन हमेशा बहुवचन के नाउन है ये, इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब लिखना है, इतना ध्यान देना, ठीक है। नाउन्स जैसे पाल्ट्री और क्या बहुवचन के हैं, जो यस बिना यस के भी बहुवचन के नाउन हैं, उसको भी आपको याद रखना है। पाल्ट्री जैसे घरेलू मुर्गियाँ होती, कैटल चौपाए मवेशी जो होते हैं, चार पैर वाले जानवर, उनको कैटल कहते हैं। पीजेंट्री, ठीक है, वर्मिन, पीपुल, जेंट्री, आर्म्स, रिचेज, मीन्स, मेजॉरिटी, इन सभी के साथ जो है प्लूरल वर्ब का आपको प्रयोग करना है, इतना ध्यान देना, ठीक। आप देखिए, बोथ माया एंड नेहा आर डांसर्स। बोथ दोनों माया और नेहा कैसे हैं, डांसर्स हैं। तो यहाँ देखिए नाउन देखिए, यहाँ माया और नेहा एक वचन है, बोथ हैंड से जुड़ा है, लेकिन वर्ब इसमें प्लूरल है, क्योंकि भाई दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, बोथ से जुड़ा है ना, बोथ से दो चीज़ें जुड़ जाएंगी तो बोथ हमारे दोनों होता है, तो जब दो हो गए तो बहुवचन की वर्ब लगाएंगे हम, ठीक ना। रिचेज हैव विंग्स माने लक्ष्मी चंचला होती है, इसका अर्थ कहावत है, एक लक्ष्मी चंचला होती है। रिचेज माने धन होता है, हैव माने पास, धन के पास पंख होता है, मतलब क्या, लक्ष्मी चंचला होती है, एक धन से एक आदमी के पास से दूसरे पास धन जाता रहता है, इसलिए जान लीजिए धन किसी के पास है तो एक ही पैसा एक ही रुपये तो नहीं रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, तो इसलिए इसको बहुवचन की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना। ये कहावत है, रिचेज हैव विंग्स, लक्ष्मी चंचला होती है, इसको आप जरूर याद कर लेना, ये आ सकते हैं। पीपुल आर बिजी इन क्रिकेट दीज डेज, आजकल या इन दिनों लोग क्रिकेट में व्यस्त हैं। तो पीपुल भी बहुवचन है, पीपुल माने लोग, जैसे जेंट्री माने सज्जन लोग, ठीक है ना। आर्म्स माने भिक्षा होता है जो उस पर दिया गया है। ये सभी क्या, भिक्षा आदमी देगा तो एक दाना तो देगा नहीं, तो अजरी भर के देगा या मुट्ठी भर के, ये सभी बहुवचन में आए हैं। आप इसी तरह से इसको आप याद कर लीजिए अपने हिसाब से ट्रिक बना कर। अगला रूल कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाज भी पास्ट टेंस में। प्रिंसिपल क्लाज माने मुख्य उपवाक्य होता है, ठीक है ना, जिसमें कोई कंजक्शन ना हो, शुरू में जो आती है ना, तो दैट से सबऑर्डिनेट क्लाज शुरू होती है, या कोई कंजक्शन दूसरा भी रहेगा सबऑर्डिनेट क्लाज, ठीक है। तो क्लाज से जो मतलब जिसमें जो कंजक्शन से शुरू होगी उसको सबऑर्डिनेट क्लाज कहेंगे, बिना कंजक्शन वाले को प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे। तो रूल हमारा ये निकल के आ रहा है कि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट को भी पास्ट में बदल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इनडायरेक्ट पढ़े हो तो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में बदल देते हैं। तो वही रिपोर्टिंग स्पीच को हम प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं, ठीक। इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, तो ही टोल्ड मी आपका प्रिंसिपल क्लाज है क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन नहीं है। दैट ही वाज ए प्यून की वह चपरासी है, तो ये आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लाज है क्योंकि दैट के बाद है भाई, ये पास्ट में लिखा गया, ठीक। सी आस्क्ड मी व्हाट दे वांटेड, उसने मुझसे पूछा वे क्या चाहते थे, तो सी आस्क्ड मी आपका प्रिंसिपल क्लाज है, व्हाट दे वांटेड क्या आपका सबऑर्डिनेट क्लाज है, तो ये पास्ट में है तो भी पास्ट में होगा। अगला रूल करा ईच व ईच अदर तथा बिटवीन का प्रयोग केवल दो नाउन या दो प्रोनाउन के लिए होता है। ईच माने प्रत्येक, तो ईच अदर माने भी एक दूसरे के लिए, ईच अदर माने एक दूसरे से। अब बिटवीन का भी प्रयोग दो के लिए होता है भाई, बिटवीन माने बीच में, दो के लिए बिटवीन लगता है, ईच भी दो के लिए लगता है, ईच अदर भी दो के लिए लगता है, इतना ध्यान देना है। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया है, टू बॉयज सपोर्ट ईच अदर, दो लड़के एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, समर्थन करते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड इट बिटवीन द टू गर्ल्स, वह इसे दो लड़कियों के बीच में बांट दिया, तो दो के लिए रहेगी तो बिटवीन या ईच वगैरह लगता है या ईच अदर। एवरी देखिए, एवरी वन अंदर तथा एमंग का प्रयोग दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। एवरी का प्रयोग जैसे एवरी माने भी प्रत्येक, ईच माने भी प्रत्येक, लेकिन ईच का प्रयोग दो के लिए होता है,
लेकिन इब्री का प्रयोग 2 से अधिक के लिए ही इब्री होगा, 2 के लिए इब्री नहीं लगा सकते, ईच लगाना पड़ेगा, ठीक। और वन अंदर भी 2 ईच अदर 2 के लिए लगेगा, वन अंदर 2 से ज़्यादा के लिए, एक दूसरे से अंग्रेजी, एमंग 2 से ज़्यादा के लिए लगता है। उदाहरण, ठीक है। अब चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे द कंट्रीमैन, ईजी माने होता है एग्जाम्पली ग्रेट ना, ये लैटिन वर्ड है, इसका अंग्रेजी वर्जन होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ठीक है ना। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, कंट्रीमैन लव वन अनदर, देशवासी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो भाई देशवासी प्रेम करते हैं तो दो ही लोग देश में थोड़ी ना है, ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए वन अनदर लगेगा, वन अनदर ही लगेगा। एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू एजुकेशन, प्रत्येक व्यक्ति हैज माने रखता है, राइट टू एजुकेशन माने शिक्षा का अधिकार, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा का अधिकार रखता है। तो भाई एक ही व्यक्ति थोड़ी रखेगा, 2 ही व्यक्ति, ज़्यादा लोग रहेंगे। डिवाइड इट एमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, इसे परिवार के सदस्यों में बांट दो। तो परिवार में सदस्यों में बांट रहे हो तो सदस्य में ज़्यादा ही लोग रहेंगे भाई, माता पिता हैं, बच्चे हैं, तो 2 से ज़्यादा हो ही गए, ठीक है ना, एक बच्चे हो या एक से ज़्यादा। तो अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री तथा नो सूनर के साथ दैन का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में देखिए दैन आता है, नो सूनर के साथ भी दैन आता है, इतना ध्यान देना आपको। इंडिया इज़ बेटर दैन पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान से अधिक अच्छा है, तो यहाँ दैन लगा, बेटर कंपैरेटिव डिग्री से लिए। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुँचा दैन द ट्रेन लेफ्ट, वैसे ही ट्रेन ने छोड़ दी। तो नो सूनर के साथ जब दैन आता तो इसका अर्थ होता है वैसे ही या त्यों ही, ठीक है ना। ज्यों ही मैं, 2 सूनर माने ज्यों ही कहो या जैसे ही, ज्यों ही कहोगे तो दैन माने त्यों, जैसे ही कहोगे तो वैसे ही, ठीक है ना। इस तरह से आपका होता है। स्कार्सली तथा हार्डली के बाद व्हेन का प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान देना है, पेपर में स्कार्सली माने होता है मुश्किल से, हार्डली माने भी मुश्किल से होता है। तो इनके साथ व्हेन आपको लगाना है, पेपर में व्हेन की जगह दैट दे देगा, ठीक है ना, कुछ भी दे देगा, लेकिन आप उसको हटा देना है। जैसे उदाहरण देखते हैं, स्कार्सली हैड ही रीच देयर माने मुश्किल से ही वह वहाँ पहुँचा था। व्हेन हिज फ्रेंड वेंट आउट, जब उसका मित्र जो है बाहर गया, या कि उसका मित्र बाहर गया। हिंदी में पढ़ने में की भी आता है, लेकिन हम अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, तो इसलिए दैट लगाएगा तो गलत कर देना। इतना आपको याद करना है, स्कार्सली हार्डली के साथ व्हेन आएगा, कोई दूसरा कंजक्शन आएगा तो हटा देना, काम आएगा तो व्हेन लगा देना, ठीक। हार्डली हैड द मैन रिकवर्ड, मुश्किल से ही आदमी ठीक हुआ था। व्हेन ही वाज हिट अगेन, जब उसे दोबारा चोट लग गई। अगला है रूल पर्सन्स के लिए हु, हुम, हुज का प्रयोग तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए व्हिच या दैट का प्रयोग होता है। पर्सन्स माने जैसे व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कंजक्शन की बात करें तो हु, हुम, हुज लगेगा, यानी व्यक्तियों के लिए लगता है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या लगेगा, व्हिच लगेगा या दैट लगेगा। दैट का प्रयोग पर्सन्स के लिए भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी दैट का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। हाँ, तो उसके कुछ रूल्स हैं। अब एक्सीलेंट में देखोगे तो आल के बाद हमेशा दैट ही लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट ही लगता है, एनी के साथ, नथिंग के साथ दैट ही लगता है। ये सब एक्सीलेंट में रूल है, इसके डिटेल दिया गया। प्रोनाउन वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। आल, एनी, नथिंग, सुपरलेटिव डिग्री इत्यादि के बाद दैट लगता है। जैसे आल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ही कुड डू द बेस्ट दैट ही कुड डू, ऐसे वाक्य मिलते हैं, जो मैं वीडियो भी बनाया हूँ, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सिंटैक्स के प्रोनाउन वाला चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल, वहाँ मिल जाएगा। और व्हिच का प्रयोग यहाँ वस्तु के लिए बताया गया, लेकिन व्हिच का प्रयोग जानवरों के लिए भी होता है, कि एक्स्ट्रा जानकारी मैं बता दे रहा हूँ, किताब में दिया है, ठीक है ना। जैसे जानवर के लिए व्हिच भी लगता है स्पेशली वस्तु के अलावा। चलिए देखते हैं उदाहरण। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु इज ए गुड पेंटर, जो एक अच्छा पेंटर है। तो यहाँ हु किसके लिए लगा है, बॉय के लिए लगा है, ठीक है, व्यक्ति होने के नाते। द क्वालिटी ऑफ आवर ब्रॉडकास्ट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ देयर, ठीक है। तो यहाँ दैट लगा है वस्तु के लिए, ठीक है। अगला देखिए, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। सीनियर माने उम्र में छोटा, जिसको कनिष्ठ कहते हैं, उम्र में बड़ा होता है सीनियर माने वरिष्ठ जिसको कहते हैं। जूनियर माने छोटा या कनिष्ठ। सुपीरियर माने श्रेष्ठ या बढ़िया। इन्फीरियर माने घटिया या निम्न कोटि के साथ टू का प्रयोग होता है। तथा इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, इनर, आउटर। इंटीरियर माने आंतरिक या अंदर का, एक्सटीरियर माने बाहरी, मेजर माने प्रमुख या बड़ा, माइनर माने छोटा
और माइनर मतलब नाबालिग भी होता है, यहाँ छोटा होगा एडजेक्टिव ग्रुप में। इनर माने अंदर का, आउटर माने बाहरी, ठीक है, आंतरिक या बाहरी। तो इंटीरियर, अब देखिए के साथ ना तो टू का प्रयोग होता है ना ही देन का, बल्कि फ्रॉम का प्रयोग होता है, इतना ध्यान देना है। तो टू किसके लिए लगेगा, आप इसमें एक ट्रिक बना लीजिए, IOR जिसमें रहेगा, जिसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, तो इनके साथ आप टू लगा देना, ठीक। लेकिन हाँ IOR में दो शब्द आप याद कर लीजिए, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये दोनों IOR याद कर लेना, इनके साथ टू नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है, मतलब फ्रॉम लगेगा। अब मेजर के साथ भी फ्रॉम, माइनर, इनर, आउटर, इन सभी के साथ फ्रॉम लगेगा, समझ गए कि नहीं। हाँ, इसको ऐसे भी आप ट्रिक बना सकते हैं, इंटीरियर माने आंतरिक, एक्सटीरियर माने बाहरी, तो आंतरिक बाहरी, और इनर माने भी अंदर का, और आउटर माने बाहरी, अंदर का आंतरिक और आउटर माने बाहरी। तो अंदर और बाहरी, आंतरिक और बाहरी से रिलेटेड रहेगा, यानी अंदर और बाहर से रिलेटेड रहेगा। और माइनर और मेजर, मतलब मेजर माने बड़ा, माइनर माने और छोटा बड़ा, अंदर बाहर छोटा बड़ा, इसके साथ जो है फ्रॉम लगेगा, इससे रिलेटेड वर्ड जो है। और जिसमें IOR रहेगा, जिसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ टू लगेगा, इतना ध्यान देना। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, सी जूनियर टू मी इन द कंपनी, वह कंपनी में मुझसे जूनियर यानी कनिष्ठ है। तो यहाँ पेपर में जानते हैं जूनियर के साथ जो टू आया, यहाँ दैन लगा देगा, तो दैन आपको पता रहेगा, नहीं लगेगा तो टू आप लगा दोगे। तो एक्सटीरियर के साथ देखिए, दिस इज द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द हाउस, ठीक है, तो यह जो है घर का एक्सटीरियर पार्ट है, मतलब बाहरी भाग है। इट वाज ए माइनर मिस्टेक, ठीक है, यह एक बड़ी गलती थी। आई यूज आउटर सर्कल रोड, मैं बाहरी सर्कल को नहीं, प्रवृत्ति का या घेरा का, वृत्ति का जो है, रोड माने सड़क को, बाहरी सर्कल की सड़क का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ क्या है कि तुलना नहीं किया गया, ध्यान देना, दूसरे, तीसरे, चौथे वाक्य में तुलना नहीं किया गया, तो इसलिए ना तो कुछ लगाया नहीं है फ्रॉम। अगर तुलना करते तो फ्रॉम लगाते, पहले में तुलना किया गया तो इसलिए इसके साथ जूनियर के साथ टू लगाया गया। आगे देखते हैं, एडवर्ब का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले करना चाहिए जिसको यह क्वालिफाई करता है। मतलब एडवर्ब रहेगा तो जिस एडवर्ब को या एडजेक्टिव को यह क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है, तो जिसकी विशेषता बतलाएगा यानी क्वालिफाई करेगा जिसको, तो उसके पहले ही यह लगेगा। उदाहरण, ही इज़ वेरी लकी, वह बहुत लकी माने भाग्यशाली है। आई एम रादर बोर्ड, मैं वास्तव में बोर्ड या रादर मीन्स वास्तव में या वस्तुतः, बोर्ड माने ऊब गया हूँ, एकदम बोर हो गया हूँ। तो यहाँ लकी देखिए एडजेक्टिव है तो इसके पहले वेरी लग गया, बोर्ड एडजेक्टिव तो रादर लग गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर विशेषता बतलाना होगा तो एडवर्ब का प्रयोग उसके पहले ही लगेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब के, ठीक। अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बतलाएगा तो उसके पहले लगेगा, अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता नहीं बतला रहा है तो मान लीजिए बाद में भी लग सकता है, पहले भी लग सकता है, ठीक। अगला, तो इस तरह से एडवर्ब की 3 पोजीशन होती है, एंड पोजीशन, मिडिल पोजीशन, फ्रंट पोजीशन। माने शुरू में भी एडवर्ब आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन हाँ एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बतलाएगी तो उसके तुरंत पहले आएगा, यानी कि बीच में। अगला रूल हमारा कह रहा है कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पहले या बाद में आ सकता है, यानी प्रीपोजिशन जो है ऑब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। उदाहरण देखते हैं, देयर इज ए टेम्पल इन द विलेज, गांव में एक मंदिर है, ठीक है। और व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। अब देखिए क्या है कि वर्ब लुक है ना, तो व्हाट क्या है इसमें, व्हाट ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, प्रश्नवाचक का भी काम कर रहा है, तो इसके बाद एट आया है। और पहले वाले में आप देयर इज ए टेम्पल इन द विलेज, ठीक है। तो यहाँ विलेज क्या है, इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसलिए विलेज से पहले इन आया है। सेंटेंस में अनटिल और अनलेस का प्रयोग होने पर कोई और निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अगर किसी वाक्य में अनटिल है, अनटिल माने जब तक नहीं, अनलेस माने भी यदि नहीं या जब तक नहीं, तो अनटिल समय को बताने वाला शब्द है और अनलेस जो है शर्त बताता है, जब तक नहीं, ठीक है ना, या यदि नहीं।
तो बात ये कहा जा रहा है कि इनके साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निगेटिव वर्ड में से नॉट आउट इनके साथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनटिल माने जब तक नहीं, अनलेस माने जब तक नहीं है, यदि नहीं, तो नहीं का अर्थ जब उसमें है तो अलग से नॉट लगाना गलत हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, वेट हियर अनटिल आई कम, यहाँ इंतजार करो, अनटिल माने जब तक कि ना आई कम मैं आ जाऊँ, जब तक मैं आ ना जाऊँ यहाँ क्या करो, इंतजार करो। तो पेपर में गलती जानते कैसे आएगा, अनटिल आई डू नॉट कम यहाँ लगा देगा, जब तक मैं आ ना जाऊँ। आप सोचोगे नहीं का अंग्रेजी डू नॉट लगाया है, लेकिन अनटिल में नहीं का अंग्रेजी तो डू नॉट आपको हटा देना पड़ेगा, तब वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। कीप इट ऑन माने कीप इट ऑन माने इसे जारी रखो, अनलेस यू फिनिश इट, जब तक कि तुम इसे पूरा ना कर दो। तो जब तक नहीं है, यदि नहीं, तो आप देखिए इसमें नहीं का अंग्रेजी है अनलेस, तो यू के साथ डू नॉट लगेगा तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। अगला रूल कह रहा है, यदि दो सब्जेक्ट विथ या एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार एग्री करता है, मतलब सहमति करता है। ठीक है ना। अगर ये दो सब्जेक्ट रहेंगे, एज वेल एज से, विथ से जुड़ा हो या एज वेल एज से, ठीक है, तो वर्ब जो पहला सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार एग्री रहेगा, मतलब उसकी सहमति होगी। जो पहला सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार वर्ब लगेगा, और पेपर में आपके बाद वाले के अनुसार लगा देगा तो गलत हो जाएगा, उसको आप सही करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे द मैन एज वेल एज हिज किड्स, आदमी और उसके बच्चे, किड्स माने बच्चे, इज हियर यहाँ पर हैं। अब सोचोगे किड्स बहुवचन है, इज की जगह पेपर में क्या कर देगा, आर दे देगा, तो आर आपका क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि आपको रूल पता है कि एज वेल एज के पहले एक सब्जेक्ट मैन है, बाद में हिज किड्स है, तो पहले वाले के अनुसार हमको देख के लगाना है। मैन एक वचन है ना, तो मैन के अनुसार आपको देख के लगाना है। अगर मैन की जगह मेन होता तब तो आर सही था, आर हो जाता तब। यह एक वचन है तो एक वचन ही लगाना है। बात समझ में आया। दूसरा उदाहरण, माई ब्रदर्स विथ माई सिस्टर, मेरा भाई विथ माई सिस्टर, मेरी बहन के साथ हैव गॉन देयर, वहाँ गया है। अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं, विथ आपका एक प्रीपोजिशन भले है लेकिन इसके साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ क्या है, विथ के पहले ब्रदर्स बहुवचन है, बाद वाला एक वचन है, तो पहले वाले के अनुसार हमको वर्ब लगाना है, तो ब्रदर्स के अनुसार यहाँ हैव एकदम सही है। पेपर में आपको बाद वाले के अनुसार हैज लगा देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। बात समझ में आया। इसी तरह से आपको जो है ये सब इम्पॉर्टेंट रूल थे जो आपको बताए गए हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ और एक्सरसाइज के साथ।